Every man has two lives, and the second starts when he realizes he has just one. तारीख 30 नवंबर 2020 को हमारा अकस्मात हो गया था। एक बोलेरो पिकअप सामने से गलत साइड से आके ठोक के हमें भाग गई। तो मैं आपको अपने ठीक होने के सफ़र पे ले चलता हूँ, क्योंकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन में बेड रेस्ट था, करने को कुछ था नहीं। तो कई लोगों ने YouTube पे अपने ठीक होने के सफ़र को साझा किया है। उनकी आपबीती देखने के बाद, सुनने के बाद काफ़ी राहत मिली थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, क्योंकि लोग ठीक हो रहे थे। कोई देर से ठीक हो रहा था, कोई जल्दी ठीक हो रहा था, लेकिन देर से ही सही लोग ठीक हो रहे थे। कई डॉक्टर्स ने भी अपनी जानकारी साझा की है, वो देख के भी काफ़ी राहत मिली और काफ़ी कुछ समझ में आ गया था। यार, ये कोई मेडिकल सुझाव नहीं है, मैं अपने ठीक होने का प्रवास आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। जब अब ठीक हो गया हूँ तो कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं उन इलाकों का भी परिचय करवाऊंगा जहां मैं घूमने गया था। मैं आहवा जाने 2:30 बजे से निकला था। तकरीबन 3 से 3.5 घंटा लगा था आहवा पहुंचने में, और मैं वहां पहुंच गया। आह्वा इलाका जो भारत के गुजरात में डांग जिले का मुख्यालय है, यह समंदर तल से लगभग 1800 फीट 549 मीटर ऊपर स्थित है। आदिवासी लोगों द्वारा बसा हुआ पूरा जिला घने जंगल से घिरा एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ से जहरीले सांपों के लिए इंजेक्शन तैयार करने के लिए हॉपकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे भेजा जाता है। वैसे देखा जाए तो सापुतारा यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। पौराणिक कथा के अनुसार सापुतारा का महत्व है, क्योंकि राम भगवान ने वनवास के दौरान 11 वर्ष यहीं बिताए थे, और सापुतारा का शाब्दिक अर्थ है नागों का निवास। तो मेरा दोस्त आहवा में प्रोफेसर है औद्योगिक तालीम केंद्र में, उनका नाम है तेजस चौधरी। जैसे ही मैं आहवा पहुंचा, हम आहवा सनसेट देखने गए। कमाल का नज़ारा था। कुछ फोटोज वगैरह खींचे और रात के लिए खाने के लिए सामान लिया और खा के सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। हमने सफ़र शुरू किया आहवा से। जैसे ही हम आहवा के रहसी इलाके में से बाहर निकले, पहाड़ जंगल शुरू हो गए। काफ़ी खुशनुमा माहौल था। बातें करते करते, पहाड़ों में बाइक राइडिंग का मजा लेते लेते हम डॉन हिल स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। डॉन हिल स्टेशन भारत के गुजरात में एक हिल स्टेशन है और एक गांव है। जैसे ही सुबह हुई, कुछ नाश्ता किया, कुछ नाश्ते के पैकेट्स लिए और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। अपने निकटवर्ती सापुतारा के बाद डॉन हिल स्टेशन गुजरात का दूसरा हिल स्टेशन है, और डॉन हिल स्टेशन काफ़ी ऊंचाई पर भी है। हमने खूबसूरत नज़ारों का मजा लिया और हम डॉन हिल स्टेशन पहुंच गए। नज़ारा काफ़ी शानदार था। पर्वतीय इलाके में चढ़ाई और ढलान के बीच बाइक चलाना एक अद्भुत अनुभव था। दिमाग एकदम शांत हो गया था, जैसे दिमाग में से पूरा कचरा निकल गया हो। एक तरफ से चोटी दिख रही थी और बीच में खाई थी। कमाल का नज़ारा था। डॉन हिल स्टेशन पहुंचे, वहां कुछ समय बिताया और निकल गए साहलेर की ओर।
साहलेर भारत के नासिक जिले में सताना तहसील में साहलेर एक गांव है। उसका नाम गलवान घाट भी है उसके खोजकर्ता के नाम पे। यहाँ सह्याद्री पहाड़ों में सबसे ऊंचे किले का स्थान है और महाराष्ट्र में कलसूबाई के बाद 1567 मीटर 5141 फीट सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट में 32वां स्थान है। यह मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध किले में से एक था। सूरत पर छापा मारने के बाद प्राप्त धन। मराठाओं की राजधानी में रास्ते में सबसे पहला किला यही है। साहलेर। एक पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम भगवान ने साहलेर किले में तपस्या की थी। पृथ्वी को जीतने के बाद उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को पीछे धकेल दिया था। अपने रहने के लिए जगह बनाई थी। जुड़वा किला सलाटो 4986 फीट साहलेर के बहुत ही करीब है और ऐतिहासिक महत्व भी है। शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान हुई लड़ाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। साहलेर किला 1671 में श्रीमंत सरदार सूर्याजीराव काकड़े के अधीन था। 1671 में मुगल ने किले पर हमला किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक लड़े थे। इस लड़ाई में काफ़ी सैनिक मारे गए, अतः शिवाजी महाराज ने सूर्याजीराव काकड़े को भेजा और उन्होंने ये लड़ाई जीत ली। मुगलों और सूर्याजीराव काकड़े के बीच ये सबसे पहली आमने सामने की लड़ाई थी। इतनी बड़ी लड़ाई पहले कभी नहीं जीती गई थी। युद्ध में मराठा सैनिकों द्वारा अपनाई गई वीरता और रणनीति दूर दूर तक फैल गई थी। इस वजह से शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि और बढ़ गई थी। साहलेर को जीतने के बाद उन्होंने मुलर पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। 18वीं शताब्दी में पहले पासवाओं का और बाद में फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बाइक चलाने का काफ़ी मज़ा आ रहा था। छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे रास्तों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। एक अद्भुत अनुभव था जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मज़े लेते लेते हम साहलेर पहुंच गए। भाई साहब, इतना ऊंचा पहाड़ मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा था। बादलों से बातें करता हुआ जैसे हमें चुनौती दे रहा है। हम भी सुरती ठहरे, हमने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली बार गए थे तो चढ़ना कहाँ से वो पता नहीं था। तो पूछे तो किसको पूछे, दूर दूर तक कोई नहीं था। दूर एक रास्ते से सटा हुआ एक घर था, तो हम वहाँ गए। उनके पास एक छोटा सा खेत भी था, तो वहाँ हमने बाइक रखी और उनसे पूछा कहाँ से जाना है। उन्होंने इशारे से बताया वहाँ से जाना है। काफ़ी शर्मीले थे। अमूमन गांव के लोग शर्मीले ही होते। रास्ता इतना कठिन था कि हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे। ऊपर से देखा तो लोग अब छोटे दिखने लगे थे। हम काफ़ी ऊपर तक पहुँच गए थे। वेलकम टू साहलेर। वहाँ के स्थानिक तो पतीले लेके, सब्जियाँ लेके, गमछा लेके, गमछे में शायद मुर्गियाँ थी, तो मुर्गियाँ लेके वो इतनी आसानी से चल रहे थे जैसे उनका रोज का हो। शायद एनिमल सेक्रीफाइस, जानवर की बलि चढ़ाने जा रहे थे। कुछ अनुष्ठान रहा होगा उनका, क्योंकि साथ में उनके पास देसी मुर्गियाँ थी। थोड़ी देर में ऐसी जगह पहुंच गए थे कि आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जो पहले लोग मिले थे वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हमें चोटी तो दिखने लग गई थी, तो उसी दिशा में हम चल दिए। पहाड़ों में हमने जलाशय, हवन कुंड और गुफाएं देखी। सब मानव निर्मित था। कारीगरी देखते ही बनती थी। थोड़ा डर लग रहा था, तो दिमाग में यही चल रहा था कि अंधेरा होने से पहले हम नीचे पहुंच जाए। टहनी के सहारे, पत्थर के सहारे हम ऊपर चढ़ रहे थे। तभी दो लोग दूर से आ रहे थे। सुनसान इलाका था, इसलिए डर भी बहुत लग रहा था। जब वो लोग हमारे नज़दीक आए तो हमने उनसे रास्ते के बारे में पूछा और वो लोग बोले
कि हम तो आपको देख के आए हैं आपके पास, हमें रास्ता मालूम नहीं है। मैंने सोचा सत्यानाश। वैसे तो मुझे 15-17 ट्रैक का अनुभव है, लेकिन जब आपके साथ कोई हो और वो भी आपका दोस्त, आपका जिगरी दोस्त, तो आपको डर तो ज़रूर लगता है। दोस्त को साथ देते देते हम धीरे धीरे चोटी तक पहुंच गए। इतना अद्भुत नज़ारा था, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काफ़ी अद्भुत था, ऐसा लग रहा था कि हम पूरी दुनिया के ऊपर हैं। चोटी पे एक मंदिर था। मंदिर में मेरे दोस्त ने दर्शन किए, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। और एक मज़े की बात बताऊँ, मंदिर के पीछे साक्षात चिड़िया हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता था ही नहीं, हम गलत रास्ते से आए थे। चोटी की दूसरी ओर देखा तो चिड़िया हमारा साक्षात इंतज़ार कर रही थी। हमें जितना समय चोटी पे पहुंचने में लगा, उससे भी आधे से भी कम समय में हम नीचे पहुंच गए। अगर हम रास्ता नहीं भूलते तो आधे से भी कम समय में हम पहुंच जाते, लेकिन हम रास्ता भूले। इसी वजह से हमें हवन कुंड, एक जलाशय जो मानव निर्मित था, रहस्यमय जगह, गुफा, वो सब देखने को मिला। थोड़ा नीचे था नीचे ना पत्थर पकड़, नीचे नीचे से कोई पत्थर पकड़ा आ गया। सालेर से हम जब वापस आ रहे थे तो एक मोड़ काफ़ी सुंदर था। हमने वहाँ कुछ समय बिताया। फिर वापस निकल पड़े अहवा की ओर। दिमाग एकदम शांत था, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन अहवा के नज़दीक विषयागाम के मोड़ पर हमारा अकस्मात हो गया। हम तो पहाड़ चढ़ रहे थे तो हमारी वैसे ही रफ्तार कम थी, और वैसे भी पहाड़ी इलाके में मैं काफ़ी सतर्क रहता हूँ। उस मोड़ की ढलान से एक बोलेरो पिकअप आ रही थी और वो हमें ठोक के चली गई। वो रॉन्ग साइड से पूरी रफ्तार से 3 सेकंड में हमें ठोक के भाग गई। मैं तकरीबन 10 फीट जैसा ऊंचा उछला था। टकराव के बाद 10-15 सेकंड तो कुछ पता नहीं चला। जैसे ही आँख खुली मैं रोड पे पड़ा था। मेरी चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे और बोल रहे थे, पक तो गयो। मैंने देखा मेरा दोस्त मुझसे 50 फीट दूर पड़ा था। लग रहा था उनको होश अभी तक आया नहीं है। मैंने अपने आप को देखा। मैंने बैठने की कोशिश की, लेकिन ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। बहुत प्यास लगी थी, कोई पानी नहीं दे रहा था। सब बोले अस्पताल जब जाओगे तब पानी पीना, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते। मैंने अपने आप को जांचा। जैसे ही मैंने मेरा बाहिना पैर उठाया, लुढ़क जैसा गया। अंदर से जांघ की हड्डी टूट गई थी। फिर मैंने अपनी उंगली हिलाई, उंगली हिल रही थी, तो ये एक राहत की बात थी। उंगली हिलाते समय
मैं अपनी जांघ की हड्डी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन आधी जांघ की हड्डी को महसूस नहीं कर पा रहा था। रोड पे पड़ा पड़ा मैं अपने शरीर का विश्लेषण कर रहा था। इतना पता था कि अगर हड्डी टूटती है तो जुड़ती तो है ही, लेकिन जैसे मैंने अपने दाहिने पैर को देखा तो पूरा वी शेप का हो गया था और एकदम अकड़ गया था, पूरा कूल्हे से निकल गया था। जब मैंने अपने दाहिने पैर को देखा तब मुझे उसका दर्द महसूस हुआ। सब मेरी चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। सब मुझे पूछ रहे थे कि भाई कहाँથી આવ્યો છે तू। तभी मैंने देखा कि तेजस को होश आ गया था, तो मैंने तेजस को आवाज़ लगाई, केवू छे भाई, शू थयु। तो उसने मुझे आवाज़ दी, तने केवू छे। मैंने बोला कि मारो पैर टूटी गयो। उंगली हिलाते वक्त मैं जांघ की हड्डी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन जांघ की आधी हड्डी मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। किसी ने एम्बुलेंस बुलवा दी थी। एम्बुलेंस आई और हमें आवा सिविल हॉस्पिटल ले गई। आह्वा सिविल हॉस्पिटल हम पहुंच गए। तेजस के दोस्तों ने और स्टूडेंट ने काफ़ी मदद की, लेकिन सिविल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा था। हमारी मलहम पट्टी शायद स्टूडेंट डॉक्टर ने की। टूटे पैर को कार्डबोर्ड का सहारा दिया और कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ भेज दिया जाएगा, लेकिन जाने से पहले एक्सरे जरूर करवा लेना। इन सब के बीच तेजस क्या कर रहा है कुछ पता नहीं था। तो एक्सरे निकलवाने की बात आई क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। तो 2 कंपाउंडर आए और कहा कि आपको पैर को सीधा करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरे निकालना है। जो कूल्हे से पूरा खिसक गया था, वी शेप बन गया था। तो वो मेरा पैर सीधा नहीं हो पा रहा था। मेरा दाहिना पैर वी शेप वाला हो गया था, पूरा कूल्हे से निकल गया था और जकड़ गया था। कंपाउंडर बोले कि आपको सीधा करना ही पड़ेगा। मैं बोला कि भाई नहीं हो पा रहा है। तो बोले कि सीधा करना ही पड़ेगा। तो एक कंपाउंडर ने मेरे हाथ पकड़े और एक कंपाउंडर ने पैर खींचना शुरू किया। इतना दर्द हो रहा था, उन्होंने 1-2 मिनट कोशिश की, फिर उन्होंने भी हार मान ली। भाई साहब इतना दर्द हो रहा था कि बात मत पूछो। वो बोले दुख है तो खरुच। फिर उन्होंने 1 मिनट हर तरह से मेरे पैर को खींचा, फिर उन्होंने हार मान ली और मुझे छोड़ दिया। फिर एक्सरे करवाने गए। रास्ते में 2 कंपाउंडर में से एक कंपाउंडर गायब हो गया। कुछ काम रहा होगा, तो फिर वो बचा हुआ कंपाउंडर मुझे एक्सरे रूम में ले जा रहा है और मेरे बैकग्राउंड में वो बड़बड़ कर रहा है कि छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है, इसको मुझे अकेले उठाना पड़ेगा, डॉक्टर तो हेल्प नहीं करेगा। वो मैं सब अपने बैकग्राउंड में सुन रहा हूँ। जैसे ही हम एक्सरे रूम में पहुँचे, डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, अला एकलो आयो टू, और फिर मुझे देखा और कहा कि आपको साथ देना पड़ेगा। कंपाउंडर ने डॉक्टर को पेपर्स दिए। फिर डॉक्टर ने कहा, अला आने का लिया आयो टू, आनो थोड़ो वारो હતો। मैं सोच रहा हूँ कि अब जब आ गया हूँ तो भाई एक्सरे कर दे। चल अब उसको ऊपर बिठा दे। चढ़ते वक्त पता चला कि दाहिने हाथ में भी दर्द कर रहा है। फिर डॉक्टर बोले कि पैर को सीधा करो। वापस वही भेजा हमारी। मैं बोला नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर बोला एक्सरे निकालने के लिए आपको पैर को सीधा करना ही पड़ेगा। मैं बोला नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा पेशेंट नॉट कोऑपरेटिव, लिख दूँ? मैंने बोला आपकी मर्जी। फिर उन्होंने कहा कि एक पैर का निकाल देता हूँ। मैं बोला ओके। शायद एक पैर का एक्सरे निकाला और मुझे एक्सरे रूम में से बाहर ले गए और एक कोने में अंधेरे में छोड़ दिया। मच्छर इतने काट रहे थे कि मैं खुजा भी नहीं पा रहा था क्योंकि दर्द इतना हो रहा था। तो फिर मैंने एक नर्स को आवाज़ दी और कहा कि नर्स बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने पेन किलर का इंजेक्शन दिया और मुझे छोड़ दिया। तकरीबन रात के 7:30 बजे थे और मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी को बोला कि मैं आज रात दोस्त के घर ही रुकूंगा। उनको इतनी रात को इतनी दूर बुलाने का कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने वापस नर्स को बुलाया और नर्स को बोला कि नर्स मच्छर बहुत काट रहे हैं। नर्स बोली मच्छर तो हमने भी कड़े छे, शू करिए। वैसे उसकी बात भी सही थी। फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, मेरी भाभी को कॉल किया और उनको कहा कि मुझे सूरत सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो। तो उन्होंने कहा कि कोविड का माहौल चल रहा है, सूरत सिविल हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल है। तो वो बोले नवसारी दाखिल हो जाओ, हम सब यहाँ हैं, हम सब संभाल लेंगे। यहाँ मेरी एक अस्पताल में पहचान भी है, तो आप यहाँ आ जाइए। मैं बोला ओके। FIR की,
पुलिस के पेपर्स बनाने में काफ़ी समय लग गया। एम्बुलेंस अरेंज करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। एम्बुलेंस आ एम्बुलेंस में बिठाया और निकल पड़े नवसारी की ओर। मेरे साथ कोई नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा। सिर्फ मैं, ड्राइवर और क्लीनर। मैं पीछे अकेला था। मैंने क्लीनर को बोला कि आप पीछे आ जाइए। क्लीनर ने बोला अंधेरा काफ़ी है, मुझे साइड देखनी पड़ेगी। एम्बुलेंस काफ़ी पुरानी थी, इस वजह से सुविधा की कमी थी। उसमें बॉडी स्ट्रैप्स तक नहीं थे, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब भी मोड़ आता तो बॉडी एक तरफ लुढ़क जाती थी। बॉडी को तो मैंने कैसे करके भी संभाल लिया, दोनों हाथ से मैंने पकड़ लिया, लेकिन बहना पैर था जो वी शेप जैसा हो गया था, वो एक तरफ लुढ़कता था तो काफ़ी दर्द होता था। वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने क्लीनर को आवाज़ लगाई, क्लीनर आए। मैंने पूछा मलम वलम है तो लगा दो, काफ़ी दर्द हो रहा है। वो बोले साहब मलम तो नहीं है। तो उसने एक कार्डबोर्ड दोनों पैरों के बीच डाल दिया ताकि पैर लुढ़के नहीं। थोड़ा आराम मिला, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था ये पेन किलर इंजेक्शन का असर कम हो रहा था। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर आए तो मेडिकल स्टोर में से मलम ले लेना। लेकिन रात के 9:30 बज गए थे, जंगल का इलाका था, सब कुछ बंद। तब मुझे एहसास हुआ कि 2-3 घंटे यही दर्द में बिताने हैं। ये दर्द में तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तब मैंने सोचना शुरू किया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने मेरा आइंस्टाइन दिमाग लगाया। मैंने क्लीनर को पूछा कि रस्सी वस्सी जैसा कुछ है। क्लीनर बोले रस्सी तो नहीं है, मलहम पट्टी का रोल है। मैं बोला चलेगा, आप एक काम कीजिए, मलहम पट्टी को, रोल को बड़ा कीजिए और उसे मेरे बाहिने पैर से बांध दीजिए, एक छोर को एक तरफ और दूसरी छोर को दूसरी तरफ। लॉजिक ये था कि पैर को दोनों तरफ से सहारा मिल जाए। अगर बाहिनी तरफ मुड़े तो दाहिनी तरफ से, और दाहिनी तरफ मुड़े तो बाहिनी तरफ से। काफ़ी हद तक राहत मिल गई। दर्द था लेकिन मैं सहन कर पा रहा था। अब और कोई चारा नहीं था। दिमाग को जीरो किया और नवसारी आने की राह देखने लग गया। आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में अजीब सा अंधेरा था, लेकिन अचानक से आंखों में रोशनी पड़ने लग गई। मुझे पता चल गया कि नवसारी आ गया। फिर भी मैंने क्लीनर को पूछा तो क्लीनर ने बोला कि हाँ साहब नवसारी आ गया। अस्पताल पहुंचे, जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला एकदम सी रोशनी आने लग गई। सारे दोस्त मेरे सामने खड़े थे। अस्पताल पहुंच गए। जैसे अस्पताल पहुंचे, शायद मुझे पेन किलर का इंजेक्शन दिया। फिर एक्सरे किया, एक्सरे को जांचा। एक्सरे में पता चला कि दाहिना पैर डिसलोकेट हो गया है, अपने कूल्हे से पूरा खिसक गया है। डॉक्टर मेरे पास आए और बोले कि ये दाहिना पैर जो है उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, जो कूल्हे से निकल गया था। उन्होंने कहा कि थोड़ा दर्द होगा। उन्होंने लंबी सांस लेने को कहा। 3 सेकंड, 1 2 3 बूम, पैर सही। अब दूसरे पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो एक्सरे में पता चला कि दाहिने पैर की जांघ की पूरी हड्डी टूट गई है और बाहिने पैर में घुटनों के नीचे दरार है। डॉक्टर ने कहा कि अगर ज़्यादा समय लग जाता तो इस दाहिने पैर को सीधा करना, बिठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। पानी पीने का मना किया था। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन शुरू किया। काफ़ी कठिन ऑपरेशन था। डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई थी। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि दाहिने हाथ की छोटी उंगली की नीचे की हड्डी भी टूट गई है। उन्होंने मुझे एक्सरे टीवी में दिखाया, अनुमति मांगी और वायर बांध दिया। फिर मेरी सीधी आँख खुली मेरे रूम में। वो रात काफ़ी भयानक और दर्द भरी थी। एनेस्थेसिया का असर कम हो रहा था। कुछ पता नहीं चल रहा था। बेचैनी, दर्द, घर पे क्या बोलूँगा, तेजस को क्या हुआ, कुछ पता नहीं था। जैसे तैसे करके पूरी रात निकाल दी और पहला कॉल मम्मी को किया। मम्मी को मेरा दोस्त अस्पताल ले आया। मम्मी ने सबको शुक्रिया किया और मैंने मम्मी को बोला कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़े ही दिन में घर वापस आ जाऊंगा। अब असली खेल शुरू हुआ। बेड पे सोते सोते सोच रहा था कि अब क्या करना है। काफ़ी किताबें पढ़ के रखी थी, अब सभी को काम में लाना है। तो मैंने सोचा बुरा से बुरा क्या होगा, एक पैर से चल नहीं पाऊंगा या दोनों पैर से चल नहीं पाऊंगा। लोग व्हील चेयर पर भी अच्छी ज़िंदगी जीते ही है ना। पेंटिंग बनाऊंगा, हाथ तो काम कर ही रहे हैं ना। किताबें लिखूंगा, स्टोरीज लिखूंगा, फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखूंगा। वैसे भी घर चलाने के लिए पैसों की कोई खास दिक्कत थी नहीं। बस ठीक कैसे होना है पूरा ध्यान उस पर ही लगा दिया। आई वॉज लाइक ओके, शायद एक पैर से ठीक से नहीं चल पाऊंगा, कोई बात नहीं, लकड़ी के सहारे चलूंगा। दोनों पैर से नहीं चल पाऊंगा,
शायद दोनों पैर से चल पाऊँगा या दोनों पैर से ठीक से नहीं चल पाऊँगा। मैंने हर तरफ से सोच लिया कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अब इस समस्या को कम कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं सोचने लगा। सोचने के अलावा मेरे पास कुछ काम था नहीं, क्योंकि कंप्लीट बेड रेस्ट था। अपना दर्द से ध्यान भटकाने के लिए मैंने मोबाइल गेम्स खेलना शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया। काफ़ी लोगों ने अपने हड्डी टूटने के प्रवास को साझा किया है, डॉक्टर्स ने भी अपने अनुभव को साझा किया है, तो काफ़ी जानकारी मिली। सभी लोगों ने व्यायाम को प्राथमिकता दी थी। अगर मुझे जल्दी ठीक होना है तो इन 3-4 बातों पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। व्यायाम, अच्छा पौष्टिक आहार, सही मेडिकेशन और परिवार और दोस्तों का साथ। इनमें से व्यायाम के अलावा सब कुछ मेरे पास मौजूद था, तो मुझे ध्यान देना था सिर्फ व्यायाम पे। बुखार, सिर में दर्द, पेट में गड़बड़, बेचैनी, ये चीज़ तो 15 दिन आम थी। मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। व्यायाम के बारे में मैंने गूगल पे खोजना शुरू किया, तो इस खोज में मैंने काफ़ी लोगों को भी खोजा, जैसे कि डेविड गॉगिन, जो रोगन, जॉर्डन पीटरसन, रोनी कोलमैन, अब्दुल कलाम, विल्मा रुडोल्फ, इलॉन मस्क, अजीत डोभाल जैसे लोगों की कहानी मैंने सुनी, काफ़ी प्रेरणादायक थी। जो रोगन और जॉर्डन पीटरसन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं था। आप कितने भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, लेकिन करना तो आपको ही है। शायद 15-16 दिन के बाद स्टिचेस निकाले गए। डॉक्टर ने पैरों को हिलाने की अनुमति दे दी गई थी। जैसे ही पैरों को हिलाना शुरू किया, पता चला कि पूरे पैर जकड़ गए थे, घुटनों में से मुड़ नहीं रहे थे। शायद 15-16 दिन तक मैंने पैरों को हिलाया नहीं था, इसलिए कुछ दिन पैरों को खुद ही मोड़ने की कोशिश की। काफ़ी दर्द हो रहा था, मैं मोड़ नहीं पा रहा था। फिजियो को बुलाया, फिजियो घर आए। शुरू के 2-3 दिन उन्होंने आराम से व्यायाम करवाया, बाद में उन्होंने भी जोर देना शुरू किया। दर्द इतना था कि सहन नहीं कर पाता था, कभी कभी तो दर्द से शरीर कांपने लगता था। मैंने काफ़ी कोशिश की, फिर भी मैं एक पैर 40 से 50 डिग्री ही मोड़ पा रहा था, जबकि दूसरा पैर मैं 90 से 100 डिग्री तक मोड़ पा रहा था। तो सर ने पूछा कि क्या आप क्लिनिक आ पाओगे, क्योंकि क्लिनिक पे काफ़ी सारे टूल्स है, तो आप अच्छी तरह से व्यायाम कर पाओगे। क्या आप कार चला पाओगे? मैं बोला कि कोशिश कर सकते हैं। वॉकर से चल के कार तक गया और मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। डर तो लग रहा था थोड़ा, लेकिन अब बैठ गया तो बैठ गया। फिर बाजू में सर बैठ गए, मैं कार चलाने लग गया। बूम! अब थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था, लेकिन बिना सहारे मैं दोनों पैरों पे काफ़ी समय से खड़ा नहीं हुआ था। तो जब एक बार रूम में कोई नहीं था, तो मैंने कोशिश की। मैं बिना सहारे अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुआ। इतना कमाल का अनुभव था कि मैं आपको बता नहीं सकता। पैरों में गुदगुदी हो रही थी। अब मैं क्लिनिक जाने लग गया था। कुछ दिन मम्मी साथ में आई, बाद में मैं अकेले जा रहा था। वहाँ काफ़ी मशीन्स थे, उनसे काफ़ी राहत मिल गई। मैं वॉकर से चलने लग गया था, स्टिक्स से चलने लग गया था। काफ़ी कुछ सुधार आ गया था मेरे में, लेकिन मेरे दाहिने पैर में एक हड्डी चटक के अटक गई थी। वो हड्डी का टुकड़ा पैर मोड़ने में काफ़ी दिक्कत दे रहा था। बाहिने पैर की जांघ में वो हड्डी का टुकड़ा अटका था। अब क्या करें, क्योंकि दाहिना पैर तो मैं 90 से 100 डिग्री तक मोड़ पा रहा था, लेकिन बाहिना पैर 30-40 डिग्री पर ही अटका था। वो भी व्यायाम करते समय। शरीर ठंडा पड़ने के बाद वापस हालत वैसी की वैसी। मोड़ने के समय बहुत दुख रहा था। तो मैंने सोचा कि अब तो बात नहीं बन रही है, तो मैंने फिर अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन दीपल सर को वापस दिखाने की सोची। सब सुझाव दे रहे थे कि मत निकलवाओ, पिघल जाएगा, लेकिन मन नहीं मान रहा था। इसीलिए डॉक्टर को वापस दिखाया। डॉक्टर ने 1 महीना राह देखने की सलाह दी। फिर अगर राहत नहीं मिली तो हम ऑपरेशन करके निकाल देंगे। अब असली खेल शुरू हुआ दर्द का। 20-30 मिनट रोज़ व्यायाम, सुबह शाम दोपहर, कभी कभी तो 4 बार। मम्मी भी रोज़ सुबह शाम व्यायाम करवाती थी, काफ़ी जोर दे रही थी। बेटे का पैर वापस कटवाना नहीं चाहती थी। सब लोगों को लग रहा था या मैं डर रहा हूँ या बहाने बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बाहिना पैर तो एकदम ठीक हो गया था। लेकिन बाहिना पैर में 40-50 डिग्री तक ही मोड़ पा रहा था। मैंने हर तरह से कोशिश की, हर पैंतरे आजमाए। अगर मैं आपको बताऊँ मैंने क्या क्या किया तो आप हंसने लगोगे। जब हम डॉक्टर को मिलने गए
तो डॉक्टर ने वैक्स थेरापी लेने की सलाह दी। वैक्स थेरापी मतलब उबलती हुई मोम को आप जो हड्डी का टुकड़ा अटक गया था वहाँ डालने का, जिससे हड्डी का टुकड़ा जल्दी पिघल जाए। तो फिर बाद में फिजियो ने वैक्स थेरापी देना शुरू किया। फिर बाद में हमने घर पे भी वैक्स थेरापी लेना शुरू कर दिया। गरम और ठंडा शेक लेना शुरू किया। पूरा इंटरनेट छान मारा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन अब सहन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम वापस डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर बोले और राह देखनी है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। सब लोग मुझ पे गुस्सा हो रहे थे। मैं जानता हूँ सब लोग मेरा अच्छा ही चाहते थे, दूसरी बार मेरा पैर नहीं कटवाना चाहते थे, लेकिन दर्द काफ़ी था और 1 महीना मैंने पूरी कोशिश करके देख ली थी। हेलो गाइस, हैविंग सम कॉम्प्लिकेशन इन माय लेफ्ट लेग हियर। इट्स सो टुडे आई एम गोइंग टू ऑपरेट अबाउट at 5 p.m. So let's hope it's all good. Okay, this is my companion. Stick. Operation done. I'm not feeling my legs. It's very weird feeling. I'm feeling sleepy. Yeah. जैसे ही मुझे होश आया, मैंने देखा मेरे बिस्तर पे इंद्रधनुष के रंग बिखरे पड़े थे। अजीब सा सुकून मिल रहा था। रंगों के साथ जैसे मैं खेल रहा था। थोड़ी देर के लिए जैसे अपने सारे दुख दर्द भूल गया। अस्पताल से छुट्टी मिल गई, घर पे आ गया, लेकिन फिजियो 4-5 दिन के लिए छुट्टी पे गए थे, तो 4-5 दिन घर पे ही हल्का फुल्का व्यायाम किया। जैसे ही फिजियो आए, उन्होंने स्टिचेस के साथ ही व्यायाम करवाना शुरू कर दिया। फिजियो मेरे लिए एक मशीन लाए। मशीन में पैर डालो, डिग्री सेट करो, पैर अपने आप ही मुड़ने लगता था। फिजियो की कमाल की श्रद्धा थी अपने काम के प्रति। कुछ 10-15 दिन में ही मेरा पैर 80-90 डिग्री तक मुड़ने लग गया। अब तो मैं काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया था। मैं बिना सहारे चल पा रहा था। हाँ, थोड़ा लिम्पिंग हो रहा था, एक तरफ झुक के चलता था। फिजियो ने बोला अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही एक्सरसाइज करिए। हाँ, दर्द जरूर था, थोड़ा लिम्पिंग हो रहा था, इसलिए फिजियो ने सीधी लाइन में चलने की सलाह दी। तो मैं रोज़ टेरेस पे सीधी लाइन में चलता था। इतना चलता था, कभी कभी तो चक्कर भी आ जाते थे। ठीक होने का जैसे जुनून सवार हो गया था। रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाता था। कोविड का असर कम हो गया था, इसीलिए जिम भी खुल गए थे। तो रोज़ 10-15 मिनट साइकिलिंग, 10-15 मिनट रनिंग। लिम्पिंग हो रहा था, तो मैं दोनों तरफ लिम्पिंग करना शुरू कर दिया, ताकि किसी को पता ना चले। मैं बाहिनी ओर थोड़ा झुक के चलता था, तो मैंने दोनों तरफ ही झुक के चलना शुरू कर दिया, सलमान और संजू भाई की तरह। अब मैं दोनों तरफ झुक के चलता हूँ, जबकि ठीक हो गया हूँ तब भी। तकरीबन 2.5 साल हो गया है। अब तो मैं दौड़ भी पा रहा हूँ, लेकिन दर्द अभी भी है, बस ध्यान नहीं देता। A healthy man wants 1,000 things. A sick man only wants one.